नमस्कार, मैं जास्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे किसानों की एक बड़ी भूमिका है। किसान ही हमारे देश के अन्नदाता हैं और वो ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां कम से कम समय में हर रोज सुबह आपको देते हैं। अपने प्रदेश में स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत से किसान करने लगे हैं और जिन किसानों ने पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी की फसल लगा रखी है वो किसान इस फसल से अधिक उपज लेने के लिए किस प्रकार से करें इसकी पॉली हाउस में खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर के बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर वीएस यादव। ये स्ट्रॉबेरी की कुछ तजर्बे करने की कोशिश की है। इसके पौधे जो टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे, उनसे फिर शक्कर से तैयार करके पौधे हमने मंगाए हैं। जो किस्म है वो विंटर डान। स्ट्रॉबेरी की खेती शीतोष्ण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक की जाती है। इसकी खेती हल्की रेतीली से लेकर दोमट चिकनी मिट्टी में भी की जा सकती है। स्ट्रॉबेरी की उन्नत किस्में कैमारोजा, ओसो ग्रैंड, ओफ्रा, चैंडलर, स्वीट चार्ली, फर्न, एंडी, सेल्वा, ब्राइटन, बेलरूबी इत्यादि हैं, जिनकी खेती करके किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। इसमें जो लगाने का जो तरीका है थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एक तो मल्च में लगाइए, दूसरा ड्रिप होनी चाहिए और अच्छी इसकी देखभाल करें। अगर अक्टूबर के महीने में लगाएंगे तो दिसंबर में शुरू हो जाएगा और हमारे यहाँ सर्दी के दिनों में मार्च तक ये चलेगा 2000 वर्ग मीटर एरिया में। तो अगर इसकी दूरी और भी नज़दीक लगा सकते हैं, अलग अलग प्रयास है, दूरी पे है तो एक एक फीट पे अगर लगाई जाए और जो हमारा जो रेज्ड बेड बोलते हैं उठी हुई क्यारी, उस पे एक एक फीट के फासले पे अगर लगाएं तो दोनों तरफ तो काफ़ी अच्छे पौधे काफ़ी संख्या होके और काफ़ी अच्छा फ़ायदा हम ले सकते हैं। और हमारे पास ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का स्ट्रक्चर था तो इसमें हमने ये स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं, फसल लगाई है। तो आप काफ़ी अच्छी इसमें पौधों की जो वृद्धि है, सेहत है, अब आप देख रहे होंगे। और इसमें अच्छी तरह से अगर ऑर्गेनिक करेंगे तो और अच्छा फायदा मिलेगा। स्ट्रॉबेरी की खेती में बात करें खाद तथा उर्वरक प्रबंधन की, तो फसल लगाने के बाद उर्वरक मिश्रण कैल्शियम एल्यूमिनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश 2:1 के अनुपात में देने की सिफारिश की जाती है। ध्यान रखें कि पोषक तत्वों का प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही करें। स्ट्रॉबेरी के पौधों की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए जड़ों के निकट नमी की कमी से पौधों को क्षति हो सकती है और पौधे मर भी सकते हैं। सिंचाई की थोड़ी सी कमी से भी फलों के आकार और गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। स्ट्रॉबेरी की फसल को बार बार परंतु हल्की सिंचाई जरूर देनी चाहिए। सामान्य परिस्थितियों में शरद ऋतु में 10 से 15 दिन तथा ग्रीष्म में 5 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई आवश्यक है। ड्रिप सिंचाई विधि विशेष लाभप्रद है और अभी काफ़ी अच्छी पैसे भी इसके मिल जाएंगे क्योंकि 200-300 रुपये के हिसाब से बिकता है। ये काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशन देने वाली फसल है, इसकी डिमांड खूब हो रही और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और बाज़ार में इसका भाव अभी 200 रुपये से 300 रुपये तक का है। फल का साइज देखिए आप, खूब अच्छा फल है, बड़ा साइज है और ये इसमें काफ़ी फूल आ रहे हैं और एक पौधा अगर अच्छी तरह से इसकी देखभाल की जाए तो 300-400 ग्राम 500 ग्राम तक भी एक पौधा पैदावार दे देता है। 1 हेक्टेयर में 20-20 लाख रुपए का स्ट्रॉबेरी पैदा कर रहे हैं। तो आप इसको भी, इस फसल को भी अगर अच्छे ढंग से आप उगाएंगे तो ये काफ़ी फायदे की फसल साबित हो सकती है। किसान भाइयों, अभी आपने पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं खुले प्रक्षेत्र में स्ट्रॉबेरी की फसल का प्रबंध करके अधिक पैदावार लाने के बारे में। हमारे राज्य में स्ट्रॉबेरी की खेती व्यापक पैमाने पर शुरू हो गई है। किसान बहुत ज़्यादा इसके आकर्षित हो रहे हैं इसके खेती से। अगर हम प्लास्टिक मल्च का उपयोग करते हैं तो जड़ क्षेत्र में इसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से शोषण शक्ति उसकी बढ़ती है और इसके कारण भी पौधे का बढ़वार में अच्छा प्रभाव पड़ता है और ज़्यादा अच्छा बढ़वार होने के कारण पौधे में फूल भी पहले आता है और फल भी पहले लगता है।
इसके अलावा स्ट्रॉबेरी के फल जो हैं, आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी के फल जो हैं वो बिल्कुल सतह से चिपके हुए होते हैं। तो अगर हम मल्च नहीं लगाते हैं किसी भी प्रकार का, तो ये फल क्यारी की मिट्टी की संपर्क में आते हैं और पकते पकते ये खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से मल्च एक आवश्यक इसका अवयव है। 20 से 25 दिनों के अंतराल पे एनपीके का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो घुलनशील उर्वरक रहता है उसका उपयोग करते हैं। अब फर्टिगेशन तकनीक द्वारा फर्टिगेशन टैंक में उसको घुलनशील डालते हैं और सिंचाई जल के साथ, इरिगेशन के साथ, ड्रिप इरिगेशन के पाइप द्वारा जो है वो सारे पौधे में चला जाता है। और ये फर्टिगेशन 20 से 25 दिनों के अंतराल पे किया जाना चाहिए और जब तक कि उसमें फूल आता रहता है। इससे उपज अच्छा होता है, फल का आकार बड़ा होता है और लंबे समय तक पौधा जो है फलन में रहता है। तो कीट का प्रकोप इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता है, शुरुआती समय में ही जो होता है। तो उसमें हम ये इमिडाक्लोप्रिड का जब 10 से 15 दिन का या 1 महीने से नीचे का पौधा रहता है, उसी समय हम इसका इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml 3 लीटर पानी में डाल करके एक बार स्प्रे करते हैं तो सारे कीड़े इसके ख़त्म हो जाते हैं। और जब ये पौधा फलन में आ जाता है या फलन ख़त्म होने वाला था, तब इसमें एक समस्या जो आती है, जो प्रमुख समस्या, वो विल्ट की समस्या आती है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हम उसका ड्रेंचिंग बेबिस्टीन से, उसके जड़छेद की का जो ड्रेंचिंग करें, उसको जड़छेद को उपचारित करें बेबिस्टीन से, जिससे कि ये विल्ट की समस्या थोड़ी कम हो। इसके अलावा जब हम अक्टूबर के या नवंबर के पहले सप्ताह तक पौधे लगाते हैं तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक फलन शुरू हो जाता है और ये फलन लगातार मार्च के अंत तक रहता है। और फलन शुरू हो जाने के बाद जब ये फल लगता है तो 10 दिन के अंदर में पकना शुरू हो जाता है और हर 7 से 8 दिन के अंतराल पे इसकी तुड़ाई की जाती है। पूरे पके हुए फल की ही तुड़ाई करते हैं और जब तक ये 90% भाग जब फल का पूरी तरह से लाल हो जाता है तब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, उसकी सही ढंग से पैकिंग करते हैं और उसको बाजार में जितनी जल्दी हो सके उसको भेजते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर उसको तुरंत मार्केट में ना भेजा जाए तो ये ख़राब हो जाता है और इसका फिर मूल्य कम मिलता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जितनी जल्दी हो सके इसको हम बाजार में भेजें। हमारे राज्य के बहुत से किसान भाई सब्जी वाली फसलों के अंतर्गत सेम की खेती करते हैं। तो इस फसल की अच्छी बढ़वार के साथ साथ फलियों की अधिक पैदावार लेने के लिए फसल का प्रबंधन किस तरह से करें, इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया डॉक्टर दिनेश सिंह से। तो उन्होंने किसानों को क्या कुछ जानकारी दी, आइए जानते हैं इन्हीं से। किसान भाइयों, आपने सितंबर-अक्टूबर में जो सेम की फसल लगा रखी होगी, इस समय वो अपने लगभग पुष्पन अवस्था में और फलन अवस्था में आ चुकी होगी। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके खेत में खरपतवार की मात्रा की अधिकता है तो निश्चित रूप से उस फसल के ऊपर कीड़े और बीमारी का अटैक भी ज़्यादा होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पेड़ के आसपास जो पौधे लगे हैं, जो लताएँ लगी, उनके आसपास थाले बनाएं और खरपतवार का समूल नष्ट करें, क्योंकि खरपतवार कीड़ों और बीमारियों का होस्ट होता है। तो खरपतवार को आप नष्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण के बाद बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। तो सेम की फसल में शेष बची यूरिया की मात्रा को थाला बनाकर जड़ के चारों तरफ मिला दें। इसके बाद किसान भाई सेम की फसल में सिंचाई प्रबंधन करते हुए फसल को पाले से कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो सेमी की फसल होती है वह सिंचाई के प्रति बड़ी संवेदनशील होती है और अगर अधिक मात्रा में पानी उसके आसपास जमा हो गया हो या पानी का भराव होता है तो सेमी के पौधे सूख जाएंगे या पीले पड़ जाएंगे और उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसके लिए बहुत ही संतुलित मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समय जो आपकी फसल है उस समय पाले की संभावना, क्योंकि दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट में आप जानते हैं कि पाले की संभावना बढ़ जाती है और सेमी की फसल को पाले से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।
इससे बचाव के लिए सबसे सरल तरीका यही है कि जब पाले की संभावना हो तो हल्की सिंचाई कर दें, अन्यथा 2% सल्फर का घोल बना के उसका छिड़काव कर दें। इससे पाले का असर कम हो जाता है। अपना देसी जो तरीका है आप जानते हैं आप सभी किसान भाई कि अगर आप आसपास धुआं करें उससे भी पाले में जो है फसलों को नुकसान कम होता है। इस समय एक और समस्या बड़ी विकराल रूप ले रही है, वो है माहों की समस्या। किसान भाइयों, ये कीट हल्के भूरे या हल्के रंग का रस चूसक कीट होता है। इस कीट के शिशु और प्रौढ़ पौधों की कोमल पत्तियों, टहनियों, फूलों और नई फलियों से रस चूसकर ये नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फसल पर कई रोगों का प्रकोप हो जाता है। तो आप कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, आइए जानते हैं। जो नीम सत्व है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा जो नीम की पत्ती होती है उसको 5 से 7 दिन सड़ा करके अच्छी तरह से उसका उपयोग करें। इससे फायदा क्या होता है, इससे कीड़े मरते तो नहीं हैं, लेकिन चूंकि उनका भोजन कड़वा हो जाता है इसलिए उस पर उनका अटैक कम हो जाता है या फिर वो चले जाते हैं। अन्यथा अगर अटैक ज़्यादा है और आपको ये समय नहीं मिला या जैविक उपयोग आप नहीं कर पाए हैं तो एक और उपाय रासायनिक की तरफ हम जाते हैं और उसमें क्लोरोपाइरीफास जो नाम की दवा आती है, मात्र 2% के हिसाब से पानी में उसका घोल बना करके इसका छिड़काव करें। इससे भी काफ़ी हद तक आपके माहों को कंट्रोल हो जाता है। एक विषाणु रोग होता है जिसको हम लोग पीत सिरा रोग के नाम से भी जानते हैं या पीला रोग के नाम से भी जानते हैं। यह भी पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। वैसे तो इसका विशेष इलाज लगने प्रभावित होने के बाद नहीं होता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिस पौधे पे भी पीला रोग लगा हो, देखेंगे उसको उखाड़ करके और सावधानी पूर्वक उसको ले जाएं और कहीं अलग ले जा करके उसको जला करके नष्ट कर दें, अन्यथा उससे दूसरे पौधों पे भी प्रभावित होने का यानी फैलाव होने का संभावना बनी रहती है। और पीला रोग लगने का जानते हैं सबसे बड़ा कारण है वो आपका सफ़ेद मक्खी है, एफिड है, जैसिड है, इनकी वजह से वो आते हैं। इनके कंट्रोल के लिए आप चाहें तो 1 ml पर लीटर के हिसाब से इमिडाक्लोपिड नाम की एक दवा आती है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, इससे वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि इमिडाक्लोपिड दवा का छिड़काव करने से पहले आप पहले फल की तुड़ाई कर लें और इसके बाद ही उसका छिड़काव करें और छिड़काव के पश्चात कम से कम 1 सप्ताह तक पुनः उसकी तुड़ाई ना करें, अन्यथा जो खाएंगे उनके स्वास्थ्य पे विपरीत इसका असर पड़ता है। इन बातों पे आप अगर ध्यान रखें तो निश्चित रूप से आप गुणवत्ता युक्त आप सेम की फसल बाज़ार में भेज सकते हैं, जिससे कि आपके उत्पादन के साथ साथ जो उसको खाने वाला ग्राहक है उसके भी सेहत पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मौन पालन व्यवसाय के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होता है। इस समय फूलों की पर्याप्त उपलब्धता रहती है। ऐसे में अधिक शहद उत्पादन के लिए किसान कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखें। तो इस समय मौन पालन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें, जिस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह। यहाँ अब मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए बहुत ही मुफीद समय है। अब ये जैसे हम सितंबर अक्टूबर से लेके और दिसंबर फरवरी मार्च अप्रैल तक जो है हम बहुत अच्छा समय मिलता है इनको काम करने के लिए। अभी आप जानते हैं कि हमारे तरफ जो है तोरिया की बुआई हो जाती है और फिर सरसों भी काफ़ी मात्रा में इधर बोया जाता है तिलहनी फसलों में। तो ये एक परपरागित फसल है और इसमें मधुमक्खी के परागण की आवश्यकता बहुत पड़ती है। तो अगर हम फसल उत्पादन के साथ साथ मधुमक्खी पालन भी अपनाते हैं तो जो एक आज समन्वित कृषि प्रणाली की बात हो रही है जिससे कि किसान की आय में वृद्धि हो सके, तो उसमें ये बहुत ही एक अच्छा साबित होगा। तो अभी हमें इसमें जैसे अगर हम मधुमक्खी साल भर करते हैं तो उसमें हमको एक जगह से दूसरे जगह जो है ले जाना पड़ता है, जब कभी यहाँ हमारे यहाँ पुष्पीय पौधों की अब अनुपलब्धता होती है। लेकिन इस समय की बात करें जैसे अक्टूबर से लेके अभी मार्च अप्रैल तक, तो हमें इसके लिए बहुत ही मुफीद समय होता है, क्योंकि सरसों अब हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छी तरह से जो है बुआई होता है। और उसमें मौसमी प्रबंध की अगर हम बात करें तो ये हर ऋतुओं में अलग अलग तरह के प्रबंध होते हैं। अब ये ऋतु इसके लिए चूंकि बहुत मुफीद है तो इसमें हमें ज़्यादा प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम इसको अच्छी तरह से कहीं भी एक छायादार स्थान पर रख के जो हमारे मौन गृह हैं लकड़ी के, और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अभी अधिक ठंड है, इस समय किसी दिन धूप भी नहीं निकलती।
ऐसे में मधुमक्खियाँ बाहर नहीं निकलती हैं, इसलिए अधिक ठंड के समय उनको कृत्रिम आहार अवश्य दें। हमारे पास कुछ और डिब्बे हैं खाली लकड़ी के, तो हम उनको साथ रखें। इस समय इनकी संख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है, और जब भी इस तरह के बात आए कि इसमें जो है ज्यादा हो, तो उसको हम दूसरे डिब्बे में उसका स्थानापन्न कर दें। तो ये तो इसकी बात हो गई कि हम किस तरह से जो है इनको डिवीजन करें, इसका जो है एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तैयार करें। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप 2 बार 3 बार तक जो है इसमें डिवीजन कर लेंगे। पूरे जो हमारा सीजन है, जैसे अक्टूबर से स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च तक जो जाता है, तो हम 2-3 डिवीजन प्राप्त कर सकते हैं। और जो मौन पालक भाई हमारे छोटे लेवल से या छोटे स्तर से जो इसका मधुमक्खी पालन शुरू कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जो है अपने जो कॉलोनी है या गृहों की संख्या जो है इस तरह से डिवीजन करके बढ़ा सकते हैं। मौन वंशियों का विभाजन करते समय भरपूर मात्रा में फूल उपलब्ध हो, पॉलिन पराग नेक्टर भी प्रचुर मात्रा में हो। ऐसे मौन वंशियों का ही विभाजन करें जिसमें नर की संख्या पर्याप्त हो। अगर आपने सुपर लगाया है तो सुपर से एक और मौन वंश तैयार कर सकते हैं। एक मौन वंश में अगर 10 फ्रेम है तो उसका मिश्रित विभाजन करें। एक मौन वंश से 2-2 फ्रेम निकालें और 8 फ्रेम का एक मौन वंश तैयार करें। विभाजन का कार्य अधिक ठंड में नहीं करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम खरिया, जिला गंगानगर के कृषक विवेक कुमार ने। यह भैंस की सुरती नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विवेक कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सुरती जो है इसका जो मूल स्थान वैसे है सूरत, बड़ौदा इन गुजरात। उसके साथ ही साथ राजस्थान में ये नस्ल जो है उदयपुर संभाग में पाई जाती है और वहाँ के वातावरण में आसानी से रह सकती है। अपने राज्य में डेयरी एक उभरता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है, और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि इससे पशुपालकों को अच्छी आय जो मिलती है। इसके लिए किसानों को चाहिए कि आप भैंस की अधिक दूध देने वाली नस्लों का चयन करें ताकि पशुओं से अच्छी आय मिलती रहे। सूरती भैंस की ये विशेषता है कि इसके एक तो जो सींग होते हैं वो सिकल शेप, यानी अपने जो दराती है उसके दराती के आकार के होते हैं, और ये इसका जो कद है, शरीर भार है, मध्यम है। इसके साथ साथ इसका कलर जो है, यानी जो रंग है इसका हल्का भूरा होता है। पशु का जो गले के में अंदर जो है 2 सफ़ेद कलर की धारियाँ होती है, ये इसकी नस्ल की मुख्य विशेषता है। इसके पशुओं का जो अच्छी भैंस है उसका एक दिन का दूध का उत्पादन जो है करीबन आपका 10 लीटर प्रतिदिन होता है, सुबह शाम मिला के। और एवरेज औसत इसके दूध में जो फैट परसेंट है, वसा का प्रतिशत जो है करीबन 7% होता है। यदि किसान भाइयों आप इन लक्षणों को देखकर भैंस की सूरती नस्ल का चयन करते हैं तो आप भैंस की शुद्ध नस्ल खरीद सकते हैं और इनसे अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। इसके अंदर बीमारियां भी कम लगती है क्योंकि इसकी जो रोग प्रतिरोधन क्षमता जो है रोगों से लड़ने की जो है इस नस्ल में बहुत बढ़िया होती है। उदयपुर संभाग के वातावरण में आसानी से रह सकती है। इसको खिलाने पिलाने का खर्चा भी कम है, इसलिए जो है इस संभाग के लिए ये नस्ल जो है बहुत ही लाभदायक है और किसान इसको पाल के जो है अपनी 2 पैसे की इनकम इसे ले सकता है और आराम से अपना पशुपालन का सुधार अपने जीवन में भी कर सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। सर्दी के मौसम में करें बछड़े बछड़ियों की उचित देखभाल। गेहूं और जौ की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।